अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जैसे हमने अभी अभ्यास किया। सांस को भरा, होल्ड किया, फिर उसको छोड़ा। और जो हम कल की क्लास में भी हमने प्रैक्टिस की, तो आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारी सांस होती है, तो वो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो रोज हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारी दिन भर की जो सांस है, वो हमारी सांस कहाँ से कहाँ पर जाती है। आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाला कि सांस ले रहे हैं, और उसके साथ हमारा पूरा हायर ब्रेन जो है वो कवर नहीं होता। और जब हम कॉन्शियस ब्रेथ, यानी कि जब हम अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हैं, तो हमारी जो ये साधारण सांस है, ये हमारी एक चमत्कारी सांस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हंसा बोलते हैं, हंसा, कि ऊपर जो हमारे सिर के भीतर जो सहस्रार है, जहाँ पे हंस बैठा है, उसमें से ये सांस होती हुई जाती है। जैसे हमारे जो पत्री जी हैं, गुरु जी, वो हमेशा कहते थे, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यानी कि अपनी सांसों को पकड़ लो। कि जब हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, तो हमारी सांस की जो गति है, सांस का रास्ता है, वो सब बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये सांस है, जब हमने सांस भरी, तो हमारा सांस यहाँ से होता हुआ, ऊपर से होता हुआ, उस हायर ब्रेन से होता हुआ, उस न्योकॉर्टेक्स से होता हुआ, पीछे से होता हुआ और नीचे चला जाता है। तो एक सांस से ही इतना परिवर्तन होता है, एक सांस से। तो जब हम सांस लेते हैं, अभी जैसे हमने हमिंग साउंड भी की, तो उसमें जैसे ही हमने सांस भरा, तो हमिंग साउंड में भी हमारी सांस कहाँ से जाएगी? नाक से होती हुई, फिर हमारे ऊपर से होती हुई, और फिर नीचे की तरफ जाएगी, और सेम इसी रास्ते से हमारी सांस वापस आएगी। अब इस पिक्चर की मैं बात कर रही थी कल, कि जब हम सांस को भरते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब सांस ऊपर जाएगी, तो ये क्रॉस हो जाती है, और हमारे दोनों नाकों से, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होती हुई जब ऊपर जाएगी, तो ये ऐसे ही क्रॉस करती हुई पूरे ब्रेन के अंदर हमारे ये एक एक कण कण में, एक एक कण कण में मतलब रम जाएगी, और उसके बाद होती हुई फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। तो जब ऊपर की तरफ जाती है, तो आगे के जो ग्लैंड है, मैं दिखाऊंगी आगे, और जो पीछे का हमारा आगे पिट्यूटरी और पीछे पीनियल जो ग्लैंड होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। और ये जो वाइब्रेशन है, इसी वाइब्रेशन से हमारी 72,000 नाड़ियां जागृत होती हैं। और जैसे ही हम सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन दोनों एक होने लगते हैं। तो ये तो सांस भरा, पहले पिक्चर। फिर हम जब सांस छोड़ते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब सांस जाता है, तो आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जैसे कुंडलिनी जागती है, और नीचे से ऊपर उठा, और पीछे जो पीनियल ग्लैंड आपको दिख रहा है, तो वो जैसे हम अपनी जोत जलाते हैं, तो ऐसे ही हम जब सांस को छोड़ते हैं, तो उससे हमारी पीनियल ग्लैंड, हमारा पूरा ब्रेन का पीछे का हिस्सा वाइब्रेट होता है, स्पंदन आती है उसमें। और यही जो स्पंदन है, जैसे जैसे हम सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे पीछे के जितने भी आप मसल्स हैं, हमारी पूरी चेस्ट की, बैक की, सब मसल्स के अंदर वो वाइब्रेशन जाती है। तो एक सांस लेने से हमारा पूरा शरीर स्पंदित होता है।
अगर हम उस सांस के प्रति जागरूक हैं, तब कि हमने सांस को भरी है, बहुत सहजता से भरा, और उसके बाद हमने उस सांस को होल्ड किया। उस सांस को होल्ड करने के बाद हमने फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ा। तो जब हम छोड़ते हैं तो पीछे से जो हमारी सुषुम्ना है और हमारी ईड़ा पिंगला है और हमारी जो मुख्य मुख्य नाड़ियां हैं, जैसे पहले बात की थी, गांधारी है, हस्तजीवा है, बहुत सारी नाड़ियां जो है वो अपने आप ही वाइब्रेट होने लगती हैं, ऐसे झनझनाने लगती हैं। और ये सारी जो नाड़ियां हैं ये हमारी सभी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम अपने रोग, जो क्रॉनिक हमारी डिजीजेस हैं, उनको भी हम धीरे 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 ठीक कर सकते हैं, अगर हम रोज ध्यान साधना करते हैं, रोज अपने सांसों के प्रति जागरूक होते हैं। तो जब हमें समय मिले तो हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों और उसका अभ्यास करें, सांस को लें और छोड़ें। तो ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है, जो हमारा हार्ट कोहेरेंस का प्रोग्राम है, उसमें ये बॉक्स ब्रीदिंग से हमारे जो हृदय के भीतर और फेफड़ों के भीतर कहीं पर भी जो अंदर सूक्ष्म तल पर जो ब्लॉकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली खुलने लगती हैं। तो अब जैसे ये पिक्चर मैंने पहले भी दिखाई थी कि जैसे ही हम सांस को भरते हैं तो हमारे पूरे दिमाग में जो हमारे पंच तत्व हैं और जो जिससे हमारा ये ब्रेन, हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, उनके अंदर टिमटिमाहट पैदा होने लगती है। और जो पंच तत्व हैं वो हमेशा चलायमान होते हैं। ये पेंटिंग जब मैंने बनाई थी तो तब मुझे ये अंदर से ही दिखाई दी थी कि इस तरीके से बनाना है। तो मुझे ये पता लगा था कि जो हमारे ये पंच तत्व हैं, जैसे जो पृथ्वी है वो जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, और फिर से वायु, फिर से वायु आकाश वायु में, और वायु अग्नि में। इस प्रकार से इनका इंटर रिलेशनशिप होता है। तो ये हमेशा हमारा जो शरीर है वो चलायमान स्थिति में होता है। और चलायमान स्थिति का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने सांस भरा तो हमारे सारा जो दिमाग है, इसके एक एक हिस्से में जो वाइब्रेशन होती है, तो उस हिस्से में कहीं हमारा पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सब जो पंच तत्व हैं ये आपस में जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कहीं कहीं हमारा जैसे कुछ, कहीं पर ईगो है, कहीं पे हमारा लालच है, कहीं पर हमारे कुछ और तरह के सर्किट्स बने हुए हैं, है ना। तो ये सारे सर्किट्स, जो छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए हैं दिन भर में जो बनते हैं, वो सब टूट जाते हैं और पूरा जो ब्रेन है और जो मनस है हमारा, वो दोनों मिलकर पूरी तन्मयता से, पूरे समन्वय के साथ काम करते हैं। तो एक जो ब्रेथ है उसके अंदर इतनी ताकत है कि हम अगर एक सांस भी जागरूक होते हुए लेते हैं तो इतना बड़ा परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर आता है। अब जैसे हमने कल भी बात की कि जो हमारा पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में हमारे वायु अलग अलग तरह की वायु रहती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि उदान वायु, हेड रीजन और लिम्स। तो आप देखिए कि उदान वायु जो है हमारे पूरे इस एरिया में, सिर के एरिया में है। मतलब आप ऐसे समझें कि मान लो अभी आप समझें कि आपकी नाभि वाले एरिया में कौन सी वायु होगी ना, आपकी नाभि से नीचे वाले एरिया में कौन सी वायु। इन वायु के अंदर ये जो वायु है ये ठहराव करती हैं। जैसे अपान वायु है, जो अपान वायु है वो अपान वायु नाभि से नीचे के एरिया में रहती है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में रहती है। तो जो लोअर एब्डोमेन में जिसमें लाइंस दिखाई गई हैं उस एरिया, वो एरिया होता है। अब अगर मान लो हम ज्यादा बैठे रहें, और ज्यादा बैठे रहने से यही अपान वायु हमारे पैरों में
रुकावट करती है। अगर हम ज़्यादा बैठते हैं तो हमारी एनर्जी फ्लो रुक जाता है। जब एनर्जी फ्लो रुकेगा तो हमारी टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम मेडिटेशन करेंगे, ब्रीदिंग साइकिल्स करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, तो ये जो दर्द है धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपान वायु है, जो लोअर एब्डोमेन में अपना घर है उसका, उस घर में अगर वो संतुलित ना हो अपान वायु, तो क्या होता है कि हमारे जो नीचे के जो हमारे द्वार हैं, जैसे हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मलमूत्र के जो द्वार होते हैं, इनके अंदर से वायु का प्रवाह बाहर होता रहता है ऑटोमेटिकली। और जैसे जैसे वायु का प्रवाह बाहर होता है या वायु रुक जाए, तो दोनों तरीकों से ही हमारे पैरों में भड़क लग जाती है। जैसे पेन शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। लोअर एब्डोमेन में हमारे अलग अलग तरह की वायु के रुकने से पेन होता है। जैसे गुल्म बोलते हैं हम, कहीं कहीं ऐसा लगता है भाई वायु का गोला है। तो जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये अपान वायु अपने उस संतुलन में आ जाती है। और हमारे पैरों में जो बेचैनी लगती है, जो हमारे खून का सर्कुलेशन भी है, वो खून का सर्कुलेशन भी प्रॉपर होने लगता है। और जो नीचे का जो द्वार है, जैसे हम बोलते हैं एनस, जो बोलते हैं मल का द्वार है, मूत्र का द्वार है, जब हम सांस को भरते हैं और हम होल्ड करते हैं, तो हम कहते हैं कि मूल बंद लगा लो। मूल बंद का मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर हमें ये परेशानी होती है, तो मूल बंद लगवाते हैं कि एनल जो द्वार है उसको क्लोजली बंद कर दो, फिर सांस को छोड़ो, ताकि हमारी जो अपान वायु है वो बैलेंस हो सके। फिर अपान वायु से ऊपर जो डॉट डॉट देख रहे हैं वो है समान वायु। ये हमारे अपर एब्डोमेन में रहती है, यानी कि हमारे लिवर के एरिया को कवर करती है, स्टमक के एरिया को कवर करती है, इंटेस्टाइन्स के एरिया को कवर करती है। और पीछे हमारी अपान वायु और समान वायु मिलकर हमारे किडनी के एरिया को कवर करती है। तो जो ये वायु है, ये वायु इतनी जरूरी होती है कि अगर ये वायु रुक जाती है, तो हमारे जो एंजाइम्स रिलीज होने होते हैं, ये हमारे एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। जैसे हम बैठे रहते हैं ज़्यादातर, अगर हम बैठे रहने की हमारी जो हैबिट है, उससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो संकुचित होने लगते हैं। सेज स्पीक्स बोलते हैं, सेज स्पीक्स जो पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि हम अ, हर 10 साल के बाद, जैसे 10 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए, फिर 30 साल के हुए, 40 साल के हुए, 50 साल के, तो जो हमारे ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं 20 और 25 साल तक, उसके बाद यही ऑर्गन्स हमारे संकुचित होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो तो एक एक कोशिका की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि कोशिका की जो मृत्यु होती है तो वो भी तो मृत्यु है, फिर उस मृत्यु में रोते क्यों नहीं हम। वो बोलते हैं कि जब पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं की मृत्यु होती है तो वो एक कलेक्टिव सेल्स की जो मृत्यु होती है तो उसको हम मृत्यु क्यों बोलते हैं हम। भाई तो कोशिकाओं की भी, तो वो बोलते हैं कि जो हमारे लिवर है, पेनक्रियास है, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं अगर हम इनके ऊपर ध्यान ना दें। और हमारा जो अवेयरनेस है वो कम हो जाए, या हम ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा खराब हो कि हम बैठे रहें आराम से, मतलब ज़्यादा कोई ताकत ना लगाएं, तो हमारा जो मस्कुलेचर है इस एरिया का, इससे हमारा समान वायु डिस्टर्ब हो जाता है। और तो जो हमारी समान वायु है, तो ये समान वायु अगर इम्बैलेंस होती है, तो हमारे ऑर्गन्स अपने आप ही संकुचित होने लगते हैं। अगर वायु मान लो बढ़ जाए, रोज पेट में दर्द हो, आ, दीपिका जी का, ठीक है, तो उससे ऊपर अगर हम आते हैं, तो हम देखेंगे जो चेस्ट एरिया है जहाँ पे हम प्राण बोलते हैं, प्राण वायु, तो अब ये प्राण वायु भी बैलेंस होती है जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो प्राण वायु में हमारा जो चेस्ट एरिया है उसमें हार्ट है, लंग्स हैं, हमारा थाइमस ग्लैंड है, थायराइड है, हमारी मांसपेशियां हैं चेस्ट की,
पीछे का जो बैक एरिया है उसकी मांसपेशियां हैं, ये सारा हमारा वायु के साथ संबंधित है। जैसे पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व और वायु तत्व, तो और उसके बाद आकाश तत्व। तो जब हमारी प्राण वायु, जब हम सांस को भरते हैं तो पूरा चेस्ट एरिया, एब्डोमेन का एरिया हमें कवर करना चाहिए। कि जब हमने सांस भरा छोड़ा, शुरू में जैसे हम बोलते हैं कि आप सांस को भरिए फिर छोड़िए, तो पूरे एरिया को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक सांस लेने में भी पूरा समय लगाना है, यानी कि कुछ सेकंड्स आपको अपने शरीर के साथ बिताने हैं कि हाँ, ये मेरी अपान वायु का एरिया है, क्या मैं पूरी तरीके से सांस को भर रहा हूँ, क्या मैं उस सांस को होल्ड कर रहा हूँ, फिर क्या मैं उस सांस को होल्ड करने के बाद उसको सही तरीके से बाहर निकाल रहा हूँ। तो जब हमारी ये सांस के लेने की जो प्रैक्टिस होगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी अपान वायु है, समान वायु है, प्राण वायु है, ये चेस्ट एरिया की, और उसके बाद हेड एरिया, यानी कि चेस्ट से ऊपर जो हमारा गर्दन है और हेड है और हमारे ऊपर का हाथ है, ये पूरा एरिया हमारा कवर होता है उदान वायु से। तो चेस्ट एरिया में जैसे हमें हार्ट पेन आता है, हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पूरी तरीके से वायु नहीं जाती, तो जो कल बताया कि जो बॉक्स ब्रीदिंग है जिसमें हम होल्ड करते हैं, सांस को भरते हैं पूरक, और सांस को फिर हम कुंभक लगाते हैं। तो कुंभक जब हम कुछ सेकंड का लगाते हैं, तो वो उसके अंदर फिर जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक दूसरे को, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उसमें हमारा जो प्राण वायु का एरिया है वो टोटली टोटली पूरा एक्सपैंड होता है। और वो फिर हमारी जो वायु है कहीं पे असंतुलन है तो बैलेंस होता है। जैसे जब हमने पिछले संडे को प्रैक्टिस, जब हम कर रहे थे संडे को, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि मेरे पूरे चेस्ट एरिया में, एक डॉक्टर थे जो पूछ रहे थे कि मेरे चेस्ट में पेन है, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी जो वर्किंग है अगर वो ज़्यादा सीटिंग होती है, तो उसमें हमारे हृदय का और फेफड़ों का, हमारी मांसपेशियों का, और हमारे जो ऊपर के जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, ये थाइमस ग्लैंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा एरिया हमारा प्राण वायु का है। तो प्राण वायु का एरिया भी ऑटोमेटिकली जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो कवर होता है। और फिर उदान वायु का एरिया, और फिर दोनों हाथ हमारे फेफड़ों के साथ संबंधित होते हैं। जब हम फेफड़े काम नहीं करते तो हम नाखून देखते हैं आयुर्वेद में, नाखूनों की लाइनिंग देखते हैं। अगर ज़्यादा लाइनिंग है तो इट मीन्स वायु बढ़ी हुई है। नाखून से भी हम पूरी बॉडी का आकलन कर सकते हैं। अगर नाखून ज़्यादा ब्लू हैं तो इसका मतलब हमारे सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है। अगर नाखून काले हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे फेफड़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, हृदय का और फेफड़ों का प्रवाह ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद आता है हमारा व्यान वायु। जो व्यान वायु है वो हमारा पूरा एंटायर जो बॉडी है वो व्यान वायु होती है, मतलब पूरे शरीर का वायु। जब हम पूरा हम तन्मयता से जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये सारी वायु आपस में एक होती है, उसको हम व्यान वायु बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे शरीर को कवर करते हैं। ये हो गया, मोटी मोटी बात हो गई। लेकिन वायु को आयुर्वेद में नाड़ी तंत्र के साथ जोड़ा गया है। तो जो नाड़ी तंत्र है, अब वायु तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन नाड़ी तंत्र तो हमें दिखता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है। एक नाड़ी तंत्र वो है, एक नाड़ी तंत्र बोला गया है कि जो हमारी ऊर्जा से संबंधित जो प्रवाह होते हैं उसको भी नाड़ी बोली गई हैं। कि आपकी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जो 72,000 नाड़ियों की जो बात की गई है, वो नाड़ियां हमारी उसी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम एक सांस लेते हैं
होल्ड करते हैं, उसको छोड़ते हैं और फिर होल्ड करते हैं, तो हमारी 72,000 नाड़ियां जागृत होती हैं। तो अब हम, जैसे ये हमने सांस लिया, छोड़ा, तो चारों तरफ की जो चेतना है वो ऑटोमेटिकली अपना एक एरिया बना देती है। वो चारों तरफ की चेतना शक्ति जो हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद होती है, तो उसके अंदर एक इतनी, मतलब एक पावरफुल हमारा एक सर्कल बनने लगता है। हमने सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जैसे ऊपर नीचे जैसे नल चलाते हैं ना हम, ऐसे ये चलता रहता है। तो जब हम इस प्रकार से अपना अभ्यास करते हैं, तो हमारे चारों तरफ जो चेतना शक्ति है और जो प्राण शक्ति है, वो दोनों का एक एरिया डेवलप होता है। तब केवल कुंभक की स्थिति में हम आते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि जब हम गहन साधना में होते हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन, जब हम मौन में होते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो तब हम इस केवल कुंभक की स्थिति को पहचान सकते हैं कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि सांस आ रहा है जा रहा है, मैं अपने आप को इतना हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। तो चारों तरफ जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसका प्रवाह हमें ऑटोमेटिकली महसूस होने लगता है। जैसे हमारे सिर के ऊपर जो है, ऐसे लगता है कि जैसे बारिश हो रही है, चेतना बरस रही है, चेतना हमारे सिर के अंदर जा रही है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो सांस भी नहीं लेते थे, वो अपनी स्किन के, त्वचा के जरिए सांस लेते थे। त्वचा इतनी ज्यादा उनकी सूक्ष्म तल पे ओपन रहती थी कि वो त्वचा के जरिए भी सांस ले सकते थे, और हजारों हजारों साल वो जिंदा रहते थे। जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि वो तो हजारों सालों से जिंदा हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमारी जो साधना है, ये साधना करने से हम अपने आप को जागृत रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। बस इस पिक्चर को सिर्फ आप देखिए आराम से, बहुत शांति से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है, जो कल बताया था कि अ, हंसा, हंसा लिखा है यहाँ पर, देखो आप। और ब्रेन का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ मैं कल बता रही थी कि जब हम दोनों सांसों को लेते हैं, तो यहाँ पे को ऑप्टिक कियास्मा होता है, जब सांस आपस में क्रॉस करती हैं। और उसके बाद ये ब्रेन के नीचे का हिस्सा दिखाया गया है। इसको भी हम हृदय बोलते हैं, कूर्म नाड़ी बोलते हैं, हिरण्यगर्भ बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भ बोला गया है। ये पूरा एरिया हमारा ब्रेन का, अगर नीचे का हिस्सा देखो, जहाँ पे वो पीछे पीनियल ग्लैंड है और आगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पूरे एरिया को हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं ना। और ये जो एरिया है, इसको ही छोटा सा तोड़ के आगे दिखाया गया है, क्राउन ऑफ हस्तिना, है ना। और इसी को रियल हार्ट बोला है, हंसा बोला है। कि जब आप सांस लेते हैं यहाँ से, तो ये जो एरिया है, हमारा तीसरी आंख वाला एरिया, इसको हंसा बोला है, रियल हार्ट बोला है। ये हार्ट जैसी स्थिति है। आगे मैं एक और पिक्चर दिखाऊंगी जो और थोड़ा सा एलोबरेटेड है, इससे बड़ी हुई है। तो आप देखोगे एक सांस के अंदर कितनी शक्ति है। और पत्री सर यही कहते थे कि कुछ मत करो, तुम सिर्फ सांस लो। मतलब पत्री सर ने कुछ कहा ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा ये दिक्कत है, ओके, तुम मेडिटेशन करो, सांस लो, बस तुम सारा ठीक हो जाएगा। तो क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये गणित पता था कि जो सांस लेगा, जो अवेयरनेस में रहेगा, उसका रियल हार्ट यानी कि हंसा ओपन हो जाएगा। और क्राउन ऑफ हस्तिना, क्राउन ऑफ हस्तिना, हस्तिनापुर आपने सुना है, कुरुक्षेत्र सुना है। क्राउन ऑफ हस्तिना का मतलब ये था कि भाई तुम उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, और इस पूरे प्रजापति के होते हुए इस प्रजा को तुम खुश रख रहे हो ना। लेकिन यहाँ तो हस्तिनापुर ही खत्म हो गया। कौरव पांडव आपस में ही लड़ लड़ के दोनों ही खत्म हो गए। तो हंसा वो चीज है जहाँ पे हम अपने उस हृदय को, अपने हमारे जो ब्रेन के अंदर जो शक्तियां हैं उसको खोलते हैं। और कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी लिखे है जैसे टॉर्टवाइज जैसा, बहुत गहरा, मतलब ये
साधना है, बहुत गहरी साधना है, जो अमृत टपकता है हमारे उससे आ, भीतर से। तो ये अमृत भी ऐसे ही टपकता है। तो इसको आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे को बाहर जो है जाना जाना है। तो इसको हम कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसकी गहराई को समझेंगे